हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की जो हमारी सेकंड बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 करेंगे, समानता। बहुत ध्यान से आपको देखना है, बिल्कुल आसान चैप्टर है। इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको टॉपिक बता दूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, बहुत ध्यान से आपको देखना है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो क्लास 11 ESP आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे जाके अपना ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एकलव्या स्टडी पॉइंट के नाम से। आप इस नाम से मुझे वहाँ पे सर्च कर सकते हो, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर मैसेज कर सकते हो डायरेक्ट, मैं आपको वहाँ पे भी रिप्लाई कर दूंगा। बाकी वीडियो में कमेंट कर सकते हो। अब एक बार सिलेबस देखिए, आपको पता है टोटल 8 चैप्टर हैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 1 चैप्टर 2 करा दिया है, आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाओ वहाँ पे जाके देखो। ठीक है, चैप्टर 3 आज कर देंगे, इसके बाद जल्दी चैप्टर 4 5 करा देंगे। एक बार आप स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, इस चैप्टर में हम ये सारी बातें समझेंगे। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। मैं सीधा ले चलता हूँ आपको टॉपिक पे, ताकि आपका जो चैप्टर है वो जल्दी से हो जाए। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहाँ पे ज़्यादा फोकस करना, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि समानता जो है वो महत्वपूर्ण क्यों है, हमें समानता क्यों चाहिए हमारी लाइफ में। समानता की जो इम्पोर्टेंस है या महत्व है वो क्या है, इसको देखते हैं। तो अगर सिंपल शब्दों में हम बात करें, साधारण शब्दों में हम कहें, तो हम ये कह सकते हैं कि समानता एक ऐसा नैतिक और राजनीतिक आदर्श है जो समाज में न्याय, गरिमा और सम्मान को बढ़ावा देता है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए, अगर समाज में किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, चाहे वो जाति के आधार पे हो, चाहे वो लिंग के आधार पे हो, ठीक है, या उसके निवास स्थान के आधार पे हो कि वो इस राज्य का है तो उसको अलग नजरिए से देखा जाए। अगर किसी भी प्रकार का भेदभाव है, लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं है, तो आप कहोगे कि समाज में न्याय स्थापित नहीं हो सकता, इंसान गरिमा के साथ अपना जीवन नहीं जी सकता। गरिमा मतलब इज्जत के साथ। ठीक है, सम्मान को बढ़ावा नहीं मिल सकता। लेकिन अगर समाज में समानता है, सबके साथ सही बर्ताव होता है, किसी के साथ कोई भेदभाव अगर नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि भाई समाज में न्याय, गरिमा और सम्मान को बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है, तो समानता क्या है, एक ऐसा राजनीतिक आदर्श है जो हमारे जीवन में जरूरी है। जिस प्रकार से हमारे जीवन में अधिकार जरूरी है, हमको अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है, जिस प्रकार से स्वतंत्रता जरूरी है, उसी प्रकार से समाज में कहीं ना कहीं समानता भी जरूरी है। ठीक है, समानता होनी चाहिए, अगर समानता नहीं होगी तो व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। समानता की अवधारणा के अनुसार समाज के सभी व्यक्ति, चाहे उनकी जाति, लिंग, धर्म या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, सबको समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान भी सभी नागरिकों को, जो भारत के नागरिक हैं सभी नागरिकों को, ठीक है, समान जो समान अधिकार है वो देता है। ठीक है, सबको समान अवसर देता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, उसकी आर्थिक स्थिति कोई भी हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो। ठीक है, लिंग, धर्म कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं है, सभी चीजों को समान मानेगा हमारा संविधान। ये संविधान हमको अधिकार देता है। ठीक है, ये हमने समझा है। ठीक है, तो चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है समानता का महत्व। तो समानता का महत्व जो है उसको हम इन पॉइंटों से समझ सकते हैं। एक बार ये सारे पॉइंट आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर इसे लिख लो, बाकी मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। अब हम क्या करेंगे, सारे पॉइंट को एक एक करके अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, समानता का महत्व जो होता है वो मानव गरिमा का सम्मान, यानी कि हर व्यक्ति को समान मानवीय महत्व होता है। अब समाज में जो लोग रहते हैं सभी को समान मानवीय महत्व होता है। ठीक है, सभी को समान माना जाना चाहिए। और समानता ये सुनिश्चित करती है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, समाज में जो रहने वाला व्यक्ति है उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, उसके साथ किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए। ठीक है, सभी को समाज में समान गरिमा मिलनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी समानता का महत्व जब हम पढ़ते हैं, जब हम समानता के महत्व को समझते हैं, तो हम देखते हैं कि मानव की जो गरिमा है, मानव का जो सम्मान है, वो समाज में होना चाहिए। किसी भी मानव के साथ, किसी भी मनुष्य के साथ समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात नहीं होना चाहिए। समानता इस चीज का बिल्कुल विरोधी है। ठीक है, जो लोग समानता को पसंद करते हैं वो कभी भी भेदभाव को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है सामाजिक न्याय। समानता जो है समाज में फैली असमानता को समाप्त करने और न्याय संगत समाज बनाने की दिशा में काम करती है। समानता क्या करती है, समाज में जो असमानता फैली हुई है, ठीक है, जो भी असमानता समाज में आपको दिखेगी तो उसको खत्म करके
और न्याय संगत समाज बनाने की दिशा में काम करेगी। आपको पता है समाज में असमानता होती है, जाति को लेकर भेदभाव होते हैं, अमीर गरीब के बीच में भेदभाव होते हैं, तो समानता क्या करेगी, उस भेदभाव को खत्म करने का ही काम करती है और एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश करती है जो न्याय संगत हो, जहां सभी को समान माना जाए। ठीक है, ये समाज में जो वंचित और जो हाशिए पे खड़े जो समूह हैं उसको समान अवसर प्रदान करने में सहायक है। आपको पता है समाज में कुछ ऐसे भी वर्ग होते हैं जो वंचित हैं, यानी जो हमेशा से दबाए गए हैं, जिनके साथ हमेशा से भेदभाव हुआ है, ठीक है, जो हाशिए पे खड़े हैं, यानी जिनको उतना महत्व नहीं दिया जाता है, तो उनको भी कहीं ना कहीं समान अवसर देने की बात करती है। और देखते हैं समानता का महत्व। अब बात करते हैं, अगला पॉइंट है लोकतंत्र की नींव। आपको पता है लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार जो है वही समानता है। आप दुनिया में कोई भी लोकतांत्रिक देश देख लो, कोई भी लोकतांत्रिक देश, उस देश का जो संविधान होगा उसमें समानता सबसे महत्वपूर्ण माना जाएगा। ठीक है, ये सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार, समान सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी देने की बात करती है। यानी समानता ये कहती है कि जो समाज में जो हमारे नागरिक हैं उन सभी को राजनीतिक अधिकार समान मिलने चाहिए। ठीक है, उनको सामाजिक अधिकार भी मिलने चाहिए और आर्थिक अधिकार भी मिलने चाहिए। अगला पॉइंट है ऐतिहासिक प्रेरणा। आपको पता है फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा यानी बंधुत्व, ये नारे जो थे, ये उपनिवेशवाद जो विरोधी आंदोलन था, इसमें समानता की मांग ने सामाजिक और राजनीतिक बदलावों को प्रेरित किया था। आपको पता है फ्रांस की जब क्रांति हुई थी तो वहां पे भी लोगों ने, जिन्होंने ये क्रांति करी थी, जिन्होंने इस संघर्ष करा था, उस संघर्ष में ये 3 नारे दिए थे। उनको स्वतंत्रता चाहिए, उनको समानता चाहिए, उनको बंधुत्व चाहिए। ठीक है, 3 चीजें मांगी थी। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि समानता जो है कितनी इंपॉर्टेंट होती है हमारी लाइफ में। नेक्स्ट है समान अवसर और सशक्तिकरण। तो समानता ये सुनिश्चित करती है कि हर व्यक्ति को अपनी प्रतिभा और अपनी क्षमता को विकसित करने का अवसर मिले। ठीक है, क्योंकि भाई देखो हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर विशेष होता है, वो यूनिक होता है। तो उसके अंदर जो टैलेंट है वो टैलेंट विकसित करने का अवसर उसे तभी मिलेगा जब समाज में समानता होगी। तो समानता होगी तो लोगों को क्या देगी, कहीं ना कहीं अपनी जो प्रतिभा है उसको विकसित करने का अवसर देगी समानता। तो समानता बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखो, ये हाशिए पे खड़े समुदाय जैसे महिला हो गई या दलित हो गए, इनको भी मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये सब क्या है, समानता का महत्व पढ़ रहे हैं हम, हमारे जीवन में समानता का क्या महत्व है, वो सारे पॉइंट हम यहाँ पे देख रहे हैं। फिर इसके बाद है विकास और शांति का आधार। यानी समानता अगर है तो समाज में शांति होगी, सद्भावना बनी रहेगी। अगर समाज में समानता नहीं है तो समाज में शांति आपको नहीं मिलेगी, सद्भावना नहीं मिलेगी। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको झगड़ा दिखेगा, संघर्ष दिखेगा। जब सभी को समान अवसर मिलते हैं तो सामाजिक विकास और आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलता है। और जहाँ पे लोगों को समान अवसर या समान अधिकार नहीं मिलते हैं वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं संघर्ष देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज के संदर्भ में समानता। अगर हम वर्तमान संदर्भ में देखें समानता को तो आज हम इसको कैसे देख सकते हैं। तो देखिए वर्तमान में समानता को एक आदर्श के रूप में स्वीकार किया जाता है, यानी इसको बहुत अच्छा माना जाता है। आदर्श मतलब एक ऐसा समाज के रूप में देखा जाता है जहां पे सभी लोगों के लिए एक बेहतर व्यवस्था होगी। यानी आदर्श का मतलब है बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, लगभग सभी देशों के द्वारा, ठीक है यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, सभी देशों के द्वारा अपने संविधान में समानता को शामिल किया गया है। यानी कि आप देखोगे लगभग दुनिया के ज्यादातर देशों ने अपने संविधान में समानता को शामिल कर रखा है, यानी कि जो नागरिक है उनको समान अधिकार दे रखे हैं। ये देश अपने नागरिकों को यानी अपनी जनता को समानता का अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन फिर भी चारों तरफ आपको समानता की बजाय असमानता नजर आती है। कई बार देखो, अब ये तो होता ही है, आपको पता है हमारा संविधान जो है सबको समान मानता है, सबको समानता का अधिकार देता है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में भेदभाव होता है। अमीर व्यक्ति गरीबों के साथ भेदभाव करते हैं। ठीक है, गरीब भी कहीं ना कहीं भेदभाव का शिकार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है, कई जगह पे आदिवासी दलित हैं उनके साथ भेदभाव होता है। तो समाज में भेदभाव कहीं ना कहीं होता है, पक्षपात आप देखोगे कहीं ना कहीं होता है। ठीक है, संविधान में बेशक से कह दिया गया है कि सबको समानता है, पर ऐसा समाज में कहीं ना कहीं देखने को मिल भी जाता है आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो। अब असमानता के कुछ उदाहरण देखते हैं, इसको देख के आपको समझ में आएगा। एक तरफ क्या है, एक तरफ आपको ये स्लम दिखाई दे रही है यानी झुग्गी झोपड़ी है, कितनी गंदगी है यहाँ पे, कितने छोटे छोटी झोपड़ियाँ दिख रही है, यहाँ पे लोग रहते हैं। तो दूसरी तरफ आलीशान मकान दिख रहा है, ठीक है, जिसमें स्विमिंग पूल है
और लग्जरी बिल्कुल माहौल है। यहाँ पे देखो आप, कितनी सारी गाड़ियां हैं, चौड़े चौड़े रोड हैं, कितना साफ सुथरा लग रहा है। तो आज के समय में हम देखें तो समाज में ऐसा है, कुछ लोग विवश हैं, मजबूर हैं ऐसी स्थिति में रहने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत ही लग्जरी लाइफ जीते हैं, ठीक है। तो ये असमानता आपको आज के समय में देखने को मिलती है। फिर एक एग्जाम्पल है, आपको एक तरफ भारत में ऐसे स्कूल भी देखने को मिलेंगे जो टूटे फूटे होंगे, तीन टप्पर वाले स्कूल होंगे, वहाँ पे सुविधाएं भी नहीं होंगी। तो दूसरी तरफ आपको ऐसे भी स्कूल दिखेंगे जो बिल्कुल होटल की तरह, 5 स्टार होटल की तरह होंगे, लग्जरी होंगे बिल्कुल, जहाँ पे सारी सुविधाएं होंगी। तो ये क्या है, ये असमानता है, ठीक है। एक तरफ आलीशान विद्यालय है, तो दूसरी तरफ ऐसा विद्यालय है जहाँ पे सुविधाएं तक नहीं है। तो ये भी आपको असमानता दिखाती है। तो अब बात करते हैं समानता है क्या, ठीक है। समानता इतनी जरूरी है, हमने समझ लिया, तो आखिर एग्जैक्ट ये समानता होती क्या है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपने देखा होगा कई जगह पे ऐसे बोर्ड लगे होते हैं, जैसे अश्वेत लोग की बैठने की जगह पिछवाड़े में। कहने का मतलब है कि जो पीछे जो हिस्सा है, ठीक है, यानी जैसे मान लो कोई घर है या कोई बिल्डिंग है, उसके पीछे का जो हिस्सा है वहां पे अश्वेत लोग, यानी जो काले लोग हैं, ठीक है। श्वेत लोग मतलब जो गोरे लोग होते हैं, अश्वेत मतलब जो गोरे नहीं है, यानी जो काले लोग हैं वो वहां बैठेंगे। फिर प्रवेश नहीं, यानी कि कुत्ते, नीग्रो और मैक्सिको वासी, यानी कुत्ते अलाउड नहीं है। नीग्रो, नीग्रो कौन होते हैं, जो अफ्रीका की जो जनजाति होती है, हब्सी वगैरह आप कहते हो कई बार, नीग्रो और मैक्सिको के लोग यहाँ पे अलाउ नहीं है, ऐसा लगा रखा है बोर्ड। फिर पीने का पानी, यहाँ पे जो गोरे लोग हैं वो उधर पिएंगे और जो काले लोग हैं वो इधर पिएंगे। विश्राम गृह केवल श्वेत लोगों के लिए। ये आपको क्या दर्शा रहा है, ये बोर्ड आपको क्या दिखा रहा है, ये बोर्ड आपको ये दिखा रहा है कि किस प्रकार से लोगों के साथ असमानता है, यानी उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनकी नस्ल के आधार पे, उनके रंग के आधार पे, ठीक है, या उनकी जाति धर्म के आधार पे भी किया जा सकता है। तो भेदभाव कहीं ना कहीं होता है, जो कि हमको यहाँ से दिख रहा है। तो ये चित्र जो है ये मनुष्यों के बीच में नस्ल के आधार पे या रंग के आधार पे जो भेदभाव होता है उसकी तरफ इशारा करते हैं। इस तरह के भेदभाव समानता का उल्लंघन करते हुए आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं समानता की अवधारणा। ये कहती है कि साझी मानवता के कारण सभी मनुष्य बराबर सम्मान और परवाह के हकदार हैं, ठीक है। यानी कि समानता की अवधारणा, जो समानता का कंसेप्ट है, वो ये कहता है कि सभी लोगों के साथ, ठीक है, सभी लोगों की एक साझी मानवता है। तो साझी मानवता के कारण सभी लोगों के साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए, सबको सम्मान मिलना चाहिए, सबकी परवाह की जानी चाहिए, ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई भी समाज अपने सभी सदस्यों के साथ सभी स्थितियों में एक समान बर्ताव नहीं करता है। हर समाज में आपको भेदभाव दिखेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अलग अलग काम और अलग अलग लोगों के को महत्व भी अलग अलग मिलता है, बिल्कुल, ठीक है। कोई बहुत अच्छा काम करता है तो उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलती है। कोई व्यक्ति बहुत ऐसा काम करता है जो साफ सफाई का या मतलब उतना अच्छा काम नहीं माना जाता, तो उसको कहीं ना कहीं उसका वो अलग वैल्यू मिलती है, उसको उतना महत्व नहीं दिया जाता है। तो आप देखोगे समाज में भी अलग अलग काम करने वालों के साथ अलग अलग बर्ताव होता है। कई बार इस बर्ताव में ये अंतर न केवल स्वीकार्य हो सकता बल्कि जरूरी भी लग सकता है। कई बार आपको ऐसा भी लग सकता है कि हाँ ये जरूरी है, ऐसा होना भी चाहिए, ठीक है, आपको भी लग सकता है ऐसा। एग्जाम्पल, प्रधानमंत्री या सेना के जो जनरल हैं उनको विशेष सरकारी दर्जा या विशेष सम्मान देना हमें तब तक समानता की धारणा के विपरीत नहीं लगता जब तक कि उसका दुरुपयोग ना हो। बिल्कुल, आपको पता है हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट भी मान लो, या सेना के जनरल मान लो, या बहुत बड़े बड़े जो हमारे अधिकारी होते हैं, उनको कहीं ना कहीं विशेष सरकारी दर्जा तो मिलता ही है, उनको सम्मान भी बहुत ज़्यादा दिया जाता है। तो इसको गलत भी नहीं माना जाता है। कब तक गलत नहीं माना जाता, जब तक ये अपनी जो इनको शक्तियां मिली हुई हैं, ठीक है, जो इनको सम्मान मिल रहा है उसका ये गलत इस्तेमाल ना करने लग जाए। अगर ये गलत इस्तेमाल करने लग जाते हैं तब तो लोग इनके खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से रहते हैं तो लोग इनको सम्मान देते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि कौन सी विशिष्टताएं और कौन से भेद हैं, विभेद, जिसको स्वीकार किया जा सकता है, ठीक है, और कौन से भेद ऐसे हैं जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कई बार क्या होता है, लोगों से अलग तरह का बर्ताव इसलिए किया जाता है कि उनका जन्म किसी खास धर्म या किसी नस्ल या किसी जाति या किसी लिंग में हुआ है, ठीक है। यानी कि कुछ लोगों का जन्म किसी खास धर्म में हुआ है, या अलग नस्ल में यानी काले काले लोगों में उनका जन्म हुआ है, या किसी ऐसी जाति में हुआ है जिसको नीची माना जाता है या निम्न माना जाता है, ठीक है। तो ऐसे में भी लोगों के साथ कई बार भेदभाव होता है। तो हम असमानता के इन आधारों को अस्वीकार करते हैं, यानी कि किसी को जन्म के आधार पे, धर्म के आधार पे,
रंग रूप के आधार पे, लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे किसी के साथ अगर भेदभाव होता है तो हम क्या मानते हैं, इसको गलत मानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अवसरों की समानता। जो अपॉर्चुनिटीज होती है, ये जो अवसर होते हैं, वो सभी को समान मिलने चाहिए ताकि लोग अपना विकास कर सके। ठीक है, तो देखिए समानता की अवधारणा में ये भी बात है कि सभी मनुष्य अपनी दक्षता और अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए तथा अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समान अधिकार और अवसर के हकदार हैं। आपको पता है हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा है, कोई ना कोई दक्षता है, कोई ना कोई टैलेंट है। अगर उसको अपनी प्रतिभा विकसित करनी है, ठीक है, अपने लक्ष्य प्राप्त करने हैं, तो कहीं ना कहीं उसको समान अवसर चाहिए और समान अधिकार चाहिए। तो ये जरूरी भी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि समाज में लोग अपनी पसंद और अपनी प्राथमिकता के मामलों में अलग हो सकते हैं। हो सकता है मेरी पसंद अलग हो, आपकी पसंद किसी चीज में मेरे से अलग हो। ठीक है, तो हम अपनी पसंद और अपनी प्राथमिकता के हिसाब से अलग हो सकते हैं। उनकी प्रतिभा और उनकी योग्यता में भी अंतर हो सकता है। हो सकता है हम में से कोई बहुत टैलेंटेड हो सकता है कोई बहुत ज्यादा टैलेंटेड ना भी हो। ठीक है, और हो सकता है कि इस कारण से कुछ लोग अपने चुने हुए क्षेत्रों में बाकी लोगों से ज्यादा सफल भी हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझना है कि कहने का मतलब क्या था कि हो सकता है कि हमारे आपस में पसंद अलग हो, हमारे अंदर टैलेंट अलग हो। हम में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा सफल हों तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत ज़्यादा सफल नहीं होंगे, लेकिन केवल इसलिए कि कोई क्रिकेट में पहले पायदान पर पहुंच गया या कोई बहुत सफल वकील बन गया, या समाज को असमान नहीं माना जाता। ठीक है, अब इस नजरिए से हम समाज को असमान नहीं मान सकते कि हम बोले कि भाई हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, आज वो बहुत बड़ा क्रिकेटर बन गया, हम तो पीछे रह गए। ठीक है, वो इतना बड़ा क्रिकेटर बन गया, हम तो कुछ भी नहीं बन पाए। तो इसे असमानता नहीं कहेंगे, ये याद रखना। कहीं आप बोलो कि भाई वो तो इतना टैलेंटेड बन गया, वो इतना अच्छा सिंगर बन गया, वो इतना बड़ा टीचर बन गया, तो ये असमानता है। तो ये असमानता नहीं है, उसने मेहनत करी, वो मेहनत से आगे बढ़ गया, तो हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है। दूसरे शब्दों में देखो, सामाजिक दर्जा, संपत्ति या विशेष अधिकारों में समानता का अभाव होना भी महत्वपूर्ण नहीं है। कि कई बार क्या होता है, हमारा सामाजिक दर्जा या फिर संपत्ति या विशेष अधिकारों में भी समानता का अभाव होना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित आवास जैसी जो बुनियादी जो चीज़ें होती हैं, इसमें अगर असमानता है तो ये अन्याय मानी जाएगी। ठीक है, कई बार क्या होता है, देखो यहाँ पे इस लाइन को समझो। क्या होता है कि कुछ लोगों को अच्छे उनका सामाजिक दर्जा, मान लो कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, उसका जन्म हो जाता है किसी अमीर डॉक्टर के घर में। ठीक है, कोई बच्चा है, उसका जन्म हो जाता है किसी गरीब मजदूर के घर में। अब उसका सामाजिक दर्जा जो है वो अलग है, संपत्ति दोनों की अलग हो सकती है, विशेष अधिकार भी अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम समानता का अभाव नहीं मानेंगे। लेकिन अगर किसी को जो बेसिक चीजें मिल रही हैं, किसी को एजुकेशन बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, किसी को हेल्थ की सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, किसी को सुरक्षित रहने की जगह नहीं मिल रही है, तो इसको हम असमानता मानते हैं। ठीक है, तो किस चीज को हमें समानता मानना है और किस चीज को हमें समानता असमानता के रूप में देखना है, वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएं। ठीक है, तो असमानता को हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं। एक तो होती है प्राकृतिक असमानता, एक होती है सामाजिक, यानी जो समाज जनित असमानता होती है। अब प्राकृतिक असमानता क्या होती है, इसको समझना है, फिर हम समाज जनित असमानता को समझेंगे। तो देखिए, राजनीतिक सिद्धांत में प्राकृतिक असमानता और समाज जनित असमानता, ये दो प्रकार की असमानता बताई गई है और इन दोनों में अंतर किया गया है। ठीक है, प्राकृतिक असमानता जो नेचर ने, ठीक है, या आप ऐसा कह लो भगवान ने ही सबके अंदर बनाई है, तो इसको हम प्राकृतिक असमानता कहेंगे। और समाज जनित असमानता का मतलब है जो समाज ने जो असमानता बनाई है। आगे मैं डिस्कस करूंगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक असमानता। आप देखोगे कि लोगों में उनकी जो विभिन्न क्षमता है, उनकी प्रतिभा है, और उनका अलग अलग चयन करने का जो कारण है उससे पैदा होती है। कहने का मतलब है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपको पता है विराट कोहली एक अच्छा क्रिकेटर है। ठीक है, विराट कोहली एक अच्छा क्रिकेटर है, वो भी आपकी और हमारी तरह एक इंसान है। ठीक है, मनुष्य है। अब दूसरी तरफ एक और क्रिकेटर भी हो सकता है, कोई दूसरा एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है। अब जरूरी थोड़ी है कि ये भी उतना ही टैलेंटेड हो, उतनी ही प्रतिभा हो उसके अंदर, उतना ही हुनर हो, नहीं हो सकता ना। मतलब हर व्यक्ति, अब जो सिंगर होते हैं, कुछ सिंगर ऐसे होते हैं जो बहुत महान गायक होते हैं, बहुत महान सिंगर होते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति उतने महान सिंगर नहीं होते हैं। ठीक है, तो हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति यूनिक है।
सबके अंदर अपनी एक अलग विशेषता है, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर बराबर का टैलेंट नहीं है। किसी के अंदर बहुत ज्यादा प्रतिभा है तो कोई उतना प्रतिभावान नहीं है। किसी की क्षमता अलग है, ठीक है, मेरी क्षमता अलग है, आपकी क्षमता अलग है, यानी मनुष्य के अंदर अलग अलग क्षमता है। एग्जाम्पल से मान लो दो भाई हैं, दो सगे भाई हैं। अब एक बच्चा है जिसको मैथ बहुत अच्छी आती है, ठीक है, मैथ में वो बच्चा बहुत अच्छा है, दोनों सगे भाई हैं, लेकिन दूसरा भाई जो है वो मैथ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब आप यहां तो कह लो दोनों भाई हैं, उनके माँ बाप एक ही है, ठीक है, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो है प्रतिभा और क्षमता अलग है। तो ये जो प्रतिभा क्षमता है ये हमने नहीं बनाई, ये बाई नेचर ऐसा ही है, ठीक है, हमको ऐसा ही मिला है। ईश्वर ने बनाई है या प्रकृति ने बनाई है, आप ऐसा मान लोगे तो आपको याद करना आसान हो जाएगा। जो प्रकृति ने बनाई है वो प्राकृतिक असमानता, ठीक है। हम पहले से ही थोड़े थोड़े एक दूसरे से अलग होते हैं, हमारा सोचने का तरीका अलग होता है, कोई बहुत बुद्धिमान होता है तो कोई मंद बुद्धि भी होता है, ठीक है। तो ये बाई नेचर है, इसको प्राकृतिक असमानता कहोगे, ठीक है, बिल्कुल आसान है, समझ गए। एक और एग्जांपल दे देता हूं। आपकी क्लास में 30-40 बच्चे हैं मान लीजिए, उसमें से एक दो बच्चे ही होंगे जो इंटेलिजेंट होंगे, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, उनकी बुद्धि बहुत नेक्स्ट लेवल की आप मान लो, लेकिन सभी बच्चे उतने अच्छे नहीं होंगे पढ़ने में। हो सकता है कोई दूसरा बच्चा क्रिकेट में बहुत अच्छा हो सकता है कोई तीसरा बच्चा किसी अन्य खेल में बहुत अच्छा हो या किसी अन्य क्षेत्र में बहुत अच्छा हो, सब एक जैसे नहीं है, ठीक है। तो इसको हम प्राकृतिक असमानता कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी है समाज जनित असमानता, जो समाज में अवसरों की असमानता होने या किसी समूह के दूसरे के द्वारा शोषण किए जाने से पैदा हुई है, ठीक है। यानी कि समाज जनित असमानता कौन सी होती है? जो समाज से हमको मिली है, ठीक है, यानी ऐसी असमानता जो समाज के द्वारा हमको मिली है। अब समाज ने कौन सी असमानता करी है? आप देखते हो समाज जो है वो भेदभाव करता है। आपने देखा होगा समाज में भेदभाव होता है, किस आधार पे? आपने समाज में जाति के आधार पे भेदभाव देखा होगा, ठीक है, आपने धर्म के आधार पे भेदभाव देखा होगा, आपने रंग रूप के आधार पे भेदभाव देखा होगा, निवास स्थान के हिसाब से भी आपने भेदभाव देखा होगा। तो समाज जो भेदभाव करता है वो क्या कहा जाता है? समाज जनित असमानता, ठीक है। अब समाज में जैसे महिला है, महिला ऐसा माना जाता है कि जो महिला होती है, जो फीमेल होती है, उसका काम जो होता है वो घर का चूल्हा चौका करना होता है, ठीक है, चूल्हा चौका करना। आपने सुना होगा कि कहा जाता है लड़की को ज्यादा पढ़ा के क्या करोगे, इसको चूल्हा चौका ही तो करना है, ऐसा कहा जाता है। अब ऐसा जो कहा जाता है, क्या ये समाज की एक धारणा है? ठीक है, समाज की एक ऐसी धारणा है जो ऐसी बन चुकी है कि महिला को इस तरीके से देखा जाता है। ये रियल में ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया तो वो भेदभाव हो गया। तो जो समाज में भेदभाव होता है उसको समाज जनित असमानता कहते हैं, ठीक है, चाहे वो महिला के साथ हो चाहे पुरुष के साथ हो, वो भेदभाव किसी के साथ भी हो सकता है। आगे चलते हैं। अब प्राकृतिक और सामाजिक जो असमानता है इसमें अंतर क्या है इसको देखते हैं। तो प्राकृतिक असमानता लोगों की जन्मगत विशिष्टताओं और योग्यताओं का परिणाम मानी जाती है, ठीक है, यानी जो प्राकृतिक असमानता होती है वो हमारे अंदर जन्मगत होती है। अब कोई बच्चा पैदा हुआ, उसकी बुद्धि बहुत तीव्र है, बहुत तेज है, कोई बच्चा पैदा हुआ वो उतना बुद्धि में तेज नहीं है। तो अब ये समाज ने नहीं बनाया, वो तो जन्मगत ऐसा है, यानी ये जन्म से ही मानी जाती है। कौन सा बच्चा कैसा इंटेलिजेंट होगा वो जन्म से ही निर्धारित हो जाता है। फिर इनमें ऐसा मान लिया जाता है कि प्राकृतिक विभिन्नता को बदला नहीं जा सकता, यानी जो नेचर ने करके भेजा है, प्रकृति ने करके भेजा है, ऐसा माना जाता है कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी ओर जो सामाजिक असमानता होती है, जो कि समाज ने बनाई होती है, समाज का जो भेदभाव होता है, जिसे कौन पैदा करता है? समाज पैदा करता है, उसको बदला जा सकता है, समझ गए। लेकिन जो प्राकृतिक असमानता है उसको बदला नहीं जा सकता, ऐसा माना जाता है। अब आपके सामने एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ समाज बौद्धिक काम करने वालों को शारीरिक कार्य करने वालों से अधिक महत्व देता है, उनको अलग तरीके से लाभ देता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एक व्यक्ति है, ठीक है, इसका नाम है ए, एक व्यक्ति है इसका नाम है बी। अब ए क्या काम करता है? ए बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कोडिंग करता है, बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर बनाता है, पूरे दिन कंप्यूटर के सामने बैठा रहता है और सॉफ्टवेयर का निर्माण करता है, बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बनाता है, ठीक है। तो अब इसकी जॉब कैसी होगी, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, इसकी सैलरी क्या होगी, समाज में इसका रुतबा क्या होगा, समाज में इसका स्थान क्या होगा, आपको बताने की जरूरत नहीं, आप सब समझते हैं कि इसको ज्यादा वैल्यू मिलेगी। अब दूसरी तरफ ये व्यक्ति है, ये बेचारा दिहाड़ी मजदूर है, ठीक है, दिहाड़ी लगाता है, गड्ढे वगैरह खोदता है, कभी ईंटें लेके इधर से उधर चढ़ता है, ठीक है, छतों पे ईंटें पहुंचाता है। अब ये व्यक्ति शारीरिक श्रम कर रहा है, यानी शरीर वाली मेहनत कर रहा है, बहुत भारी भारी वजन उठाता है,
घंटों घंटों तक काम करता है, लेकिन ये व्यक्ति एसी रूम में बैठ के आराम से कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करता है। अब दोनों को काम अलग है, ठीक है, लेकिन ज्यादा महत्व किसको दिया जाएगा? आपको पता है कि इस व्यक्ति को समाज में उस नजरिए से नहीं देखा जाएगा जिस नजरिए से इसको देखा जाएगा, ठीक है, इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया जाएगा। तो कुछ समाज ऐसे भी होते हैं जहां पे जो बौद्धिक काम यानी जो दिमागी काम करने वाले व्यक्ति होते हैं उनको शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्ति से ज्यादा महत्व दिया जाता है, उसको अलग अलग तरीके से लाभ दिए जाते हैं, ठीक है। आगे देखो, वे विभिन्न वंश, रंग या जाति के लोगों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं। हमने ये भी देखा है कि समाज में लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार होता है, अलग अलग जाति के लोगों के साथ, अलग अलग रंग के लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार होता है। अब रंग से मैं आपको बताऊं, आपने अफ्रीका का एग्जाम्पल पढ़ा होगा। अफ्रीका में अंग्रेजों ने शासन करा, वहां पे अफ्रीका के जो लोग थे वो काले होते थे, लेकिन जो अंग्रेज होते थे वो गोरे होते थे। तो ये रंग के आधार पे इनके साथ भेदभाव करते थे, यानी अफ्रीकन जो लोग थे वो काले होते थे, तो रंग के आधार पे, वंश के आधार पे इनके साथ भेदभाव किया जाता था। कई समाजों में जाति के आधार पे भेदभाव होता है, ठीक है। आप भारत में रहते हो, भारत में भी जाति प्रथा है, यहाँ पे भी जाति के आधार पे भेदभाव होता था, ठीक है। तो इनमें से कुछ हमें निश्चित रूप से अनुचित लग सकते हैं, हो सकता है आपको लगे कि यार ये तो गलत है, क्योंकि सबको ईश्वर ने बनाया है, हम ये मान के चलते हैं। अब कोई अफ्रीकन के घर में पैदा हो गया, उसका रंग काला हो गया, तो उसमें उसकी क्या गलती है बताओ? कोई अंग्रेज के घर में पैदा हो गया, उसका गोरा रंग हो गया, उसमें उसकी क्या गलती है? उसके हाथ में थोड़ी था। तो ये जो भेदभाव है आपको अनुचित लग सकते हैं, गलत लग सकते हैं। जब लोगों के बर्ताव में कुछ असमानताएं लंबे काल तक विद्यमान रहती है, बहुत ध्यान से लाइन को समझना है, बहुत ध्यान से। जब लोगों के बर्ताव में कुछ असमानता लंबे काल मतलब सदियों से, 100, 150, 200, 300, 400 सालों तक जो हमेशा चलती रहे, तो वो हमें मनुष्य की प्राकृतिक विशेषताओं पे आधारित लगने लगते हैं। यानी कि जो भेदभाव लगातार होता आ रहा है, कई सदियों से होता रहा है, तो हमको वो नेचुरल लगने लगता है, हमको उसमें कुछ भेदभाव टाइप का लगता ही नहीं है। ऐसा लगने लगता है जैसे कि वो जन्मगत हो और आसानी से इसको बदला नहीं जा सकता, हमको ऐसा फील होने लगता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जो फीमेल होती है, जो औरतें होती है, जो महिला होती है, उसको अनादि काल से, यानी आज से नहीं, बहुत पुराने समय से अबला कहा जाता है, ठीक है। अबला कही जाती है औरत, अबला मतलब अबला नारी है, क्या करेगी बेचारी है, ऐसे ऐसा कहा जाता है, उसको कमजोर समझाता है। अबला का कहने का मतलब है कि महिला को कमजोर समझा जाता है। अब ये आज से नहीं हो रहा, ये सैकड़ों वर्षों से हो रहा है। अब सैकड़ों वर्षों से ऐसा हो रहा है तो हमको लगने लग जाता है नेचुरल है, हमको लगता है सच में महिला जो है वो कमजोर होती है, अबला होती है, हमको ऐसा लगने लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही समझाया गया था कि कोई चीज अगर लंबे समय तक होती रहे तो हमको वो फिर भेदभाव जैसी नहीं लगती है। नेक्स्ट है, अफ्रीका में जो काले लोग थे उनके औपनिवेशिक शासकों के द्वारा, औपनिवेशिक शासक यानी जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने अफ्रीका में जो शासन करा, वहां के जो काले लोग थे उनको कम बुद्धि वाले और महज शारीरिक श्रम और खेलकूद और संगीत में बेहतर माना, ठीक है। अंग्रेजों ने ये माना कि ये जो काले लोग हैं ये कम बुद्धि वाले हैं, यानी इंटेलिजेंट नहीं है, दिमाग इनके अंदर नहीं है उतना। ये शारीरिक श्रम यानी ये मेहनत करने के लिए बने हैं, इनसे खूब मेहनत करवाओ, मेहनत मतलब मजदूरी करवाओ, इनसे हैवी काम करवाओ, ठीक है। खेलकूद संगीत वगैरह में ये ठीक है, इसी के लिए ये बेहतर माना। और यही धारणा यानी यही जो सोच थी, ये थिंकिंग थी, इसी से दास प्रथा जैसी जो संस्था है, जो व्यवस्था है वो बनी। और दास प्रथा को उचित ठहराया जाने लगा, क्यों? क्योंकि लोगों ने, अंग्रेजों ने दिमाग में डाल दिया था लोगों के कि ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही बने हैं, इसी चीज के लिए बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा समानता के आयाम, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, ठीक है, और आर्थिक समानता। पेपर में क्वेश्चन आता है कि समानता के विभिन्न आयामों पे चर्चा कीजिए। इंपॉर्टेंट है, मैं आपको साथ के साथ बताते हुए चलता हूं कि जो क्वेश्चन बताऊंगा, जो टॉपिक बताऊंगा, उसको आपको याद करके चलना है, वो आपके पेपर में आएगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान देना। समानता के प्रमुख आयाम बताओ, आता है पेपर में। तो 3 आयाम है, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता। अब राजनीतिक समानता क्या होता है? बहुत सिंपल है, आप किसी भी लोकतांत्रिक समाज में, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखोगे तो वहां पे सभी व्यक्तियों को समान नागरिकता और अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में जाओगे तो वहां पे संविधान जो होता है वो लोगों को समान अधिकार देता है, सबको समान नागरिकता देता है। जैसे मैं भारत में रहता हूँ, आप भारत में रहते हो, तो हम सभी को समान नागरिकता के अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है। अब हम क्या है, यहाँ पे आप ये कहो कि जहां सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक भागीदारी का अधिकार है, यानी हम चाहे तो राजनीति में आ सकते हैं, हमको अधिकार मिला हुआ है, ठीक है। हम आर्थिक भागीदारी कर सकते हैं। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, सभी व्यक्तियों को समान नागरिकता प्रदान की गई है, ठीक है। कानून के सामने सभी को समान समझा जाएगा, सभी लोगों को, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, ठीक है, मतदान का अधिकार मिलेगा। मतदान का अधिकार हमारे यहाँ पे 18 साल की उम्र में मिल जाता है, ठीक है।
अब मिल जाता है। पहले इसकी उम्र 21 साल होती थी, इसको बाद में घटा के 18 की गई थी, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि हमारे यहाँ पे लोगों को मतदान का अधिकार है, लोगों को अभिव्यक्ति यानी अभिव्यक्ति की आजादी है, लोग अपना चुनाव भी लड़ सकते हैं, कोई चाहे तो चुनाव लड़ सकता है, राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी बनाने का भी अधिकार है। तो ये सभी हमारे राजनीतिक अधिकार होते हैं, ठीक है, जो लोकतांत्रिक समाज में लोगों को मिलते हैं। दूसरा है सामाजिक समानता। अब समाज में हम सभी रहते हैं, इसमें अलग अलग जाति के लोग होंगे, मेरी जाति अलग होगी, आपकी जाति अलग होगी, धर्म अलग अलग हो सकता है, लोगों के विचार अलग हो सकते हैं, रंग रूप, ठीक है, व्यवसाय, सब कुछ अलग हो सकता है। तो सामाजिक समानता का मतलब है कि समाज में सभी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई भी रंग रूप हो, ठीक है, सबको समान अवसर, समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए, सभी को समान अधिकार मिलने चाहिए, ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ताकि वो अपनी क्षमता यानी जो उसके अंदर जो प्रतिभा है, जो उसकी क्षमता है, उसका विकास कर सके और समाज में समान रूप से योगदान दे सके। अब यहाँ पे समझो, मान लो कोई व्यक्ति टैलेंटेड है लेकिन उसको दबाया जा रहा है उसको मतलब उठने का मौका नहीं दिया जा रहा है, तो क्या वो विकास कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो सामाजिक समानता यही बताती है कि सबके अंदर टैलेंट है, उसको, ठीक है, उसको विकास करने दो, उसके साथ भेदभाव मत करो, अवसरों में समानता होनी चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी व्यक्तियों को समाज में समान अवसर मिलने चाहिए, उनकी जाति कोई भी हो, लिंग, धर्म या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, ठीक है, रोजगार के अवसर समान मिले, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, सबको अच्छी हेल्थ सर्विसेज यानी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, सबको अच्छी एजुकेशन मिल पाए, सबको पोषण आहार मिल सके, न्यूनतम वेतन की सुविधा सबके लिए हो, जो बुनियादी आवश्यकता है वो सबको बराबर मिले। ऐसा ना हो कि भाई इस जाति का व्यक्ति है तो उसको विशेष अधिकार दे दिए, उस जाति का व्यक्ति है तो उसको उतने अधिकार नहीं दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ना जाति के आधार पे, ना धर्म के आधार पे, ना रंग रूप के आधार पे। तो वो सामाजिक समानता हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का मतलब है कि समाज के जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, उन सभी को आर्थिक संसाधन और आर्थिक अवसर और जीवन स्तर में समानता प्रदान करने से है, ठीक है, यानी सभी को संसाधनों का सही उपयोग मिल सके, ठीक है, उनको कार्य करने का अवसर मिल सके, जीवन स्तर वो अपना सुधार सके, इन सब चीजों की तरफ इशारा किया जाता है, तो उसको आर्थिक समानता कहा जाता है। आपको पता है समाज में बहुत गहरी आर्थिक असमानता है और उसको कम करने और सभी को अपनी क्षमता और प्रतिभा का उपयोग करने के लिए समान अवसर देने की दिशा में ये काम करती है। यानी हर व्यक्ति को जो वो काम करना चाहे, जो वो बिजनेस, कोई बिजनेस करना चाहता है उसको बिजनेस करने दिया जाए, कोई नौकरी करना चाहता है तो उसको नौकरी में समान अवसर मिले, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मार्क्सवाद और आर्थिक समानता, इसको समझते हैं। तो आर्थिक असमानता क्या कारण, मार्क्सवादी क्या मानते हैं? मार्क्सवाद एक विचारधारा है जो कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है, ठीक है, इसमें वर्ग संघर्ष की बातें होती हैं। तो समझिए मार्क्सवाद क्या कहता है। तो मार्क्स कहते हैं कि असमानताओं का मूल कारण यानी जो असमानता है इसका मेन जो कारण है वो है संसाधन, जैसे भूमि, जल, संपत्ति, इस पे निजी स्वामित्व है, लोगों के पास उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, किसी के पास हजारों एकड़ की जमीनें हैं तो किसी के पास, बेचारे के पास जमीन तक नहीं है। तो ये जो संसाधन पे जो उनका अधिकार है ना, जो निजी स्वामित्व है संसाधनों पे, ये क्या है, ये गलत है। इसी की वजह से समाज में असमानता है, आर्थिक असमानता है। कौन मानते हैं ऐसा? मैं नहीं मानता, मार्क्सवादी मानते हैं, ठीक है, जो मार्क्सवाद के जो विचारधारा वाले लोग हैं वो ऐसा मानते हैं। अगर वो कहते हैं अगर सब कुछ सरकार के हाथ में होगा, सारी जमीनों का मालिक सरकार होगी, तो वो लोगों को बांट सकती है, ले भाई इतनी जमीन, ये ले इतनी, तो भेदभाव नहीं होगा, ऐसा इनका कहना है। अब देखो समाधान क्या बताया मार्क्सवादियों ने। मार्क्सवादी और समाजवादी जो विचारधारा के लोग हैं वो मानते हैं कि समाज में समानता स्थापित करने के लिए आर्थिक संसाधन और संपत्ति पर जनता का नियंत्रण होना चाहिए, ठीक है, जनता को कंट्रोल देना चाहिए, सभी को आवश्यक संसाधनों की समान उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। अब यहाँ पे जनता को नियंत्रण होने का मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति के पास हजारों एकड़ जमीन है, एक व्यक्ति के पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है और दूसरी तरफ एक व्यक्ति ऐसा है जिसके पास जरा भी जमीन नहीं है, जरा भी संपत्ति नहीं है। ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, लोगों को अधिकार हो, संसाधन मिले, बराबर मिले, ऐसा ये कहना चाहते हैं। इस विचारधारा के अकॉर्डिंग असमानताओं को दूर किए बिना सामाजिक और राजनीतिक समानता हासिल करना मुश्किल है, ठीक है। अगर आप सोचोगे कि समाज में जो असमानता है उसको खत्म नहीं करोगे और आप कह दोगे कि राजनीतिक समानता मिल जाएगी, आर्थिक समानता मिल जाएगी, सामाजिक समानता मिल जाएगी, तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसा कौन मानते हैं? मार्क्सवादी मानते हैं।
अब उदारवादी जो है उनका भी समझो, उदारवादी एक विचारधारा है। उदारवादी क्या कहते हैं? उदारवादी कहते हैं प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत, यानी कंपटीशन का सिद्धांत। उदारवादी थोड़े लिबरल हैं, लिबरल कहा जाता है इनको, ये थोड़ा मतलब उदार होकर सोचते हैं। ये कहते हैं कि आर्थिक समानता के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सबसे कारगर उपाय है। कहने का मतलब है कि अगर आर्थिक समानता लानी है तो खुला कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है, खुली प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, निष्पक्ष बिल्कुल। हर व्यक्ति को समान अवसर दो, लेकिन लाभ और संसाधन उन लोगों को मिलने चाहिए जो अपनी मेहनत और प्रतिभा से उन्हें अर्जित करते हैं। अब समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। आपकी क्लास में बहुत सारे, मान लो आप स्कूल में पढ़ते हो, आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट है, ठीक है, आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट है। अब सब बच्चों को एक ही टीचर पढ़ा रहा है तो समान एजुकेशन हो गई, एक जैसा ही पढ़ा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि भाई उसको किसी को घर जाके टीचर अलग से पढ़ा रहा है, नहीं, स्कूल में ही पढ़ा रहा है। तो सब बच्चे पढ़ रहे हैं, सबको समान अवसर मिल गया शिक्षा का, ठीक है। अब उसमें से जो बच्चा मेहनत करेगा, बहुत मेहनत करेगा, जो टॉप कर देगा, इन 40 बच्चों में जो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा वही टॉप करेगा, और उसको ही क्या मिलेगा? उसको ही, समझो, उसको ही लाभ मिलेगा। यानी ये कहते हैं खुला कंपटीशन होना चाहिए, सबको समान अवसर मिले, यानी सबको अवसर बराबर मिले, लेकिन लाभ उसको मिले जो मेहनत करता हो, जो मेहनती हो, जो जिसके अंदर प्रतिभा हो, जो टैलेंटेड हो, उसको ही फायदा मिलना चाहिए, ठीक है। फिर ये कहते हैं न्यूनतम हस्तक्षेप। हस्तक्षेप का मतलब है सरकार, राज्य, राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार है, ठीक है, राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार है, ठीक है। सरकार का काम केवल ये सुनिश्चित करना है, यानी राज्य का काम केवल ये सुनिश्चित करना है कि सभी को जीवन यापन के लिए न्यूनतम संसाधन और समान अवसर मिले। यानी हर व्यक्ति को सरकार का काम बस ये है कि हर व्यक्ति को अपना जीवन जीने के लिए जो बेसिक संसाधन होते हैं, ठीक है, जो समान अवसर होते हैं वो मिलने चाहिए। लेकिन राज्य को, यानी सरकार को, हर असमानता को समाप्त करने के प्रयास से बचना चाहिए, ठीक है। सरकार ज्यादा मतलब दखलंदाजी ना करे लोगों के जीवन में, ये कहना चाह रहे हैं कि हर जगह असमानता को समाप्त करने का प्रयास भी सरकार को नहीं करना चाहिए, ठीक है। लोगों को जो बेसिक, जो न्यूनतम जो संसाधन है उसमें सबको समान अवसर दे दो, फिर उसके बाद लोग जो टैलेंटेड होंगे, जो मेहनती होंगे, वो अपने आप ही अपना अर्न कर लेंगे, गेन कर लेंगे, और जो मेहनती नहीं होंगे वो अपने आप ही पिछड़ जाएंगे, ठीक है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। अब बात करते हैं हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। तो इसके 3 तरीके बताए गए, हम समानता को कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला है औपचारिक समानता की स्थापना, दूसरा है विभेदक बर्ताव, तीसरा है सकारात्मक कार्रवाई, ठीक है। ध्यान से देखिए, 3 पॉइंट है, तीनों को समझ लो, एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है औपचारिक समानता की स्थापना। कहने का मतलब है कि समाज में जो असमानता है, जो विशेष अधिकार या जो औपचारिक व्यवस्था है, इसको खत्म कर दो। समाज में किसी को विशेष अधिकार मत दो, असमानता को बढ़ने नहीं देना चाहिए, ठीक है। ये समानता लाने की दिशा में पहला कदम होता है कि अगर विशेष अधिकार हटा दोगे तो समाज में समानता आएगी, ये पहला कदम है। कहते हैं दुनिया भर में कई समाज जो हैं वो कुछ वर्गों को अवसर और लाभों से वंचित रखते हैं। यानी समाजों में कुछ वर्ग ऐसे हैं जिनको अवसर नहीं दिए जाते, जिनको हमेशा वंचित रखा गया है, ठीक है। कई देशों में जो गरीब लोग हैं उनको तो वोट का भी अधिकार नहीं दिया जाता, यानी जो गरीब है वो वोट भी नहीं दे पाएगा। महिलाओं को व्यवसाय, यानी महिला को बिजनेस में या अन्य गतिविधि में भाग लेने की अनुमति नहीं होती है। भारत में देखें तो यहाँ पे जाति व्यवस्था है, जिसमें निचली जाति जो है उनको शारीरिक श्रम, यानी जो मेहनत वाले काम है, ठीक है, वही करने दिए जाते हैं। अगर वो उससे अलग कुछ करना चाहें तो उनको रोका जाता है कि नहीं, तुम्हारा यही काम है, तुम यही करोगे, इसके अलावा दूसरा अच्छा काम तुम नहीं कर सकते, ऐसा कहा जाता है। कुछ देशों में तो जो सबसे ऊंचे पद होते हैं, जो बड़े बड़े पद होते हैं, पोस्ट होती हैं, उसमें कुछ विशेष परिवारों के लोग हैं, जैसे प्रेसिडेंट इसी परिवार के लोग बन सकते हैं, या कोई बड़ी पोस्ट है, उस पोस्ट पे कुछ विशेष परिवार के लोग जा सकते हैं। तो ये क्या है? ये एक तरह का भेदभाव है, और ये भेदभाव अगर खत्म कर दिया, ये विशेष अधिकार अगर खत्म कर दिए, तो कहीं ना कहीं समानता जो है वो आ सकती है। फिर सेकंड पॉइंट बताया गया है विभेदक बर्ताव के द्वारा। यानी समानता का सिद्धांत केवल औपचारिक समानता या कानून के सामने समानता तक सीमित नहीं हो सकता। ये कहते हैं वास्तविक समानता, अगर आपको सच में समानता सुनिश्चित करनी है तो उसके लिए लोगों की जो विशेष आवश्यकता है, जो परिस्थितियां हैं, उसको समझना पड़ेगा आपको, ठीक है, और उसके लिए आपको उपाय करना पड़ेगा। तो इसको विभेदक बर्ताव के द्वारा समानता कहा जाता है। यानी कि केवल आप ये सोचोगे कि समाज में औपचारिक समानता ले आओ या सबको कानून के सामने समानता अधिकार दे दो, तो उतने से काम नहीं चलेगा। लोगों की आपको विशेष समस्या समझनी है,
उनकी किन परिस्थितियों में उनके साथ क्या भेदभाव होता है उसको समझना है, उसके लिए आपको उपाय करना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। आपको पता है भाई हमारे यहाँ पे जाति प्रथा संविधान के तहत अच्छा नहीं माना जाता, मतलब जाति वाला भेदभाव सही नहीं माना जाता। कानून बना हुआ है कि आप किसी की जाति को लेकर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो, कानून बना हुआ है ना। लेकिन क्या जाति को लेकर भेदभाव नहीं होता है? आप सोचिए, गांव वगैरह में जाओगे तो वहां पे भी आपको जाति को लेकर भेदभाव दिख जाता है। कानून तो बहुत सारे बने हुए हैं कि आप पब्लिक प्लेस में सिगरेट भी नहीं पी सकते हो, ऐसे भी कानून है। लेकिन क्या आपने देखा है पार्कों में लोग सिगरेट नहीं पीते हैं? पीते हैं ना। तो कहने का मतलब है केवल कानून बना देने से बात नहीं बनेगी, आपको विशेष परिस्थिति में जाकर विशेष उपाय करने पड़ेंगे, तब जाके वो सॉल्यूशन हो पाएगा। ठीक है, तो इसको विभेदक बर्ताव कहा गया है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि कुछ स्थितियों में समानता प्राप्त करने के लिए भिन्न भिन्न वर्ग या व्यक्तियों के साथ साथ अलग अलग ढंग से व्यवहार करना जरूरी है। क्या होता है, कई बार कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है कि समाज में अगर लोगों के साथ जो भेदभाव होता है उसको खत्म करना है, लोगों को समानता प्रदान करनी है, तो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीके से आपको व्यवहार करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये विभेदक बर्ताव यानी किसी के साथ अलग तरीके से हो सकता है। विभेदक मतलब एक व्यक्ति के साथ अलग बर्ताव, दूसरे व्यक्ति के साथ अलग बर्ताव, तो दोनों के साथ अलग बर्ताव कर रहे हो तो आपको कहोगे ये तो भेदभाव है। लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी बन जाती है, करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है? एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से समझना कहाँ पे हमें अलग बर्ताव करना पड़ता है। विकलांगों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर रैंप बनाना, यानी जो आपने देखा होगा जो लोग सीढ़ी पे, हम तो चलो हमारे पैर ठीक है तो हम सीढ़ी पे चढ़ पाते हैं, लेकिन जो लोग व्हील चेयर पे बैठे हुए हैं या जो विकलांग है, ठीक है, उनको प्रॉब्लम है, वो कैसे सीढ़ी पे चढ़ेंगे? नहीं चढ़ पाएंगे, तो उनके लिए रैंप बना दो। अब आप कहोगे कि यार ये तो भेदभाव है, कोई हो सकता है कोई बच्चा बोले ये तो भेदभाव है, इनके लिए भी सीढ़ी होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पे सीढ़ी होनी चाहिए? सोचो, नहीं होनी चाहिए। तो ये कहा जाता है अलग अलग लोगों के साथ उनकी कंडीशन के हिसाब से अलग अलग बर्ताव करना। ठीक है, अब इनकी कंडीशन अलग है इसलिए इनके साथ ये वाली सुविधा इनको दी जाती है, और इनको सार्वजनिक भवनों तक पहुंचने में समान अवसर प्रदान करना, इसलिए ये करना पड़ता है। दूसरा देखो, रात में कॉल सेंटर में काम करने वाली जो महिला है, अब रात में काम करती है, मान लो कोई महिला है, 2 बजे उसकी छुट्टी हो रही है, 3 बजे छुट्टी हो रही है, 4 बजे छुट्टी हो रही है उसकी। अब वो बाहर निकलती है तो हो सकता है उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाए, कुछ गलत हो जाए, आपको पता है क्या क्या हो सकता है। तो इससे उन्हें सुरक्षित रूप से काम के समान अवसर का लाभ मिलता है। ठीक है, तो अगर इनको सुरक्षा दे दी जाए कंपनी के द्वारा, जहां पे ये काम करते हैं, उनको सुरक्षित छुट्टी में कैब में गाड़ी में बिठा के उनके घर तक छोड़ दिया जाए, तो इसको आप क्या कहोगे कि ये विभेदक बर्ताव है? भाई ये तो ये गलत बर्ताव है। हमारी भी रात में 2 बजे छुट्टी होती है, हम तो ऐसे आ रहे हैं और उस महिला के लिए गाड़ी जा रही है। तो यहाँ पे ये हो सकता है, क्योंकि आपके मन में आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ जगह पे कुछ कंडीशन में ऐसा करना पड़ जाता है, तभी समानता स्थापित हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है सकारात्मक कार्यवाही, यानी सकारात्मक कार्यवाही मतलब पॉजिटिव कार्यवाही। इसका उद्देश्य है कि समाज में जो गहरी असमानता है इसको अपने को खत्म करना है, यानी समाज में जो असमानता है इसको खत्म करना है। ठीक है, अतीत में जो भेदभाव हुए हैं, सामाजिक वंचना जो हुए लोगों के साथ, जिसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए सकारात्मक और ठोस कदम उठाने चाहिए। कुछ जातियां हमारे यहाँ पे ऐसी थी जो जिसको हमेशा से निम्न या नीच माना गया है, नीची जाति कहा जाता है। ठीक है, इनके साथ आज से नहीं बल्कि सदियों से, अतीत से भेदभाव होता हुआ आया है। समझ रहे हो? तो इनके लिए अगर कुछ करना है विशेष तो वो सकारात्मक कार्यवाही में आएगा। देखिए, वंचित समुदायों को उन अवसरों और संसाधनों तक पहुंच देना जो अतीत में उनसे छीन लिए गए हैं। ठीक है, जो उनके साथ भेदभाव हुआ है अतीत में, तो अतीत की असमानताओं को अब जाके दुरुस्त किया जाना, सामाजिक समरसता और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना, ये सब सकारात्मक कार्यवाही में आता है। ठीक है, तो इनको इसके लिए कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं, जैसे शिक्षा में विशेष प्रावधान, जो वंचित समुदाय के बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप दे दी जाती है, उनको हॉस्टल की सुविधाएं दे दी जाती है, उनको जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो शैक्षिक संस्थान होते हैं, वहाँ पे रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण दे दिया जाता है। ठीक है, फिर रोजगार में आरक्षण, यानी उनको जब नौकरी के लिए जाएं, काम के लिए जाएं, तो उनको आरक्षण दे दिया जाता है। आप देखते हो SC ST OBC वगैरह को आरक्षण मिल जाता है। तो हो सकता है कोई बोले कि भाई ये इनके साथ ये तो गलत है, इनको क्यों आरक्षण मिलता है? जनरल वाला जो बच्चा होगा हो सकता है वो कहे कि ये गलत है। तो ये क्यों दिया गया है आरक्षण? ये इसलिए दिया गया है क्योंकि अतीत में अगर देखा जाए तो इनके साथ बहुत बुरा हुआ है, इनकी जातियों के साथ इनके साथ काफी भेदभाव हुआ है, इनको उतने अवसर नहीं मिले हैं। ठीक है, तो उनको समाज में बराबरी के लेवल पे लाने के लिए ये चीजें की गई थी। ठीक है, अब ये सही है ये गलत है, इस पे अलग अलग डिबेट हो सकती है, कोई इसके पॉजिटिव भी बता सकता है, कोई नेगेटिव भी बता सकता है, तो सबके अपने अलग विचार हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे
आपको समझना है कि ये क्यों किया गया, हमको यही बताना था यहाँ पे, इसको सकारात्मक कार्रवाई माना जाता है। ठीक है, अब भारत में सकारात्मक कार्रवाई को समझते हैं। तो भारत में जो वंचित समूह हैं, ठीक है, इनको अवसर दिया गया है, समान अवसर के लिए इनको आरक्षण दे दिया गया है। ठीक है, ताकि जाति आधारित भेदभाव मिट सके, समाज में इनको बराबरी का हिस्सा मिल सके। जो पूर्वाग्रह का शिकार रहे हैं समुदाय, उनके साथ बराबरी का बर्ताव किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है सकारात्मक कार्रवाई की आलोचना। इसकी आलोचना भी है, कुछ लोग कहते हैं भेदभाव है, कुछ आलोचक का मानना है कि आरक्षण और कोटा, ठीक है, एक तरह का भेदभाव है जो दूसरे समुदायों के साथ असमानता लाता है। तो ये भी हो सकता है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, क्योंकि लोगों के अपने अपने विचार हैं। फिर कहते हैं कि ये समानता का उल्लंघन है, यानी एक बच्चा जो जनरल कैटेगरी का है वो 100 में से 90 नंबर ला रहा है, दूसरी तरफ उसका एडमिशन नहीं मिल रहा। कोई एससी या एसटी कैटेगरी का है, वो 80 नंबर भी लाकर उसको एडमिशन मिल जाता है, यहाँ पे 90 नंबर लाकर एडमिशन नहीं मिलता है। तो कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ये समानता का उल्लंघन है। ठीक है, तो सबकी अपनी विचारधारा है और इसकी आलोचना भी होती है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा सकारात्मक कार्रवाई बताइए, आप बता दोगे, फिर उसकी आलोचना भी पूछ लेंगे, तो आलोचना भी आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।